Welcome all of you to the Values for Life series सभी का episode. बहुत बहुत प्रोग्राम है आपका स्वागत है वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज के इस प्रोग्राम में। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। सिस्टर डिनीज का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस सीरीज का पार्ट हैं और दोबारा से इन्होंने हमें कई एपिसोड हमारे साथ किए हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चले, हम कहना चाहेंगे कि एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता एक मूल्य नहीं है। ये शब्द यूज किया जाता है जहाँ पर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एक साथ चलते हैं। हम शॉर्ट ऑफ वैल्यूज हैं तो हम सिस्टर डेनीज का काम तो बहुत अच्छा ही होगा कि आध्यात्मिकता कैसे जुड़ी हुई है एफिशिएंसी के साथ। सिस्टर डेनीज को किसी तरह के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारीज में 1974 से 50 इयर्स से ज्यादा इनको हो गए हैं ब्रह्मा कुमारी में। ये इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है। बहुत सारे दुनिया में इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं, जर्मनी, इंडिया, यूके। ये 100 से ज्यादा राजयोग प्रोग्राम इंडियन टीवी पर कर चुकी हैं। ये जो हैं दादी जानकी के स्टूडेंट रहे हैं, डबल फॉरेनर हैं ब्रह्मा कुमारीज में। ये लंदन से इन्होंने शुरू किया था। ये सिस्टर डेनीज जो हैं वो रिमोट एरिया ऑफ फ्रांस के में सर्व सेवा दे रही हैं। सिस्टर डेनीज को हिंदी भी काफी आती है। इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज में मेन सेंटर हेडक्वार्टर माउंट आबू में काफी समय व्यतीत किया है। काफी इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं वैल्यू एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। नेशनल कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया है कनाडा में 3 साल, 2007 से 2010 तक। हमेशा की तरह हम इनका सिस्टर क्लाउडिया, इससे पहले इनका स्वागत करें, मैं पोएम के द्वारा इनका स्वागत करना चाहूंगा। इनके सिस्टर्स डेनीज जो हैं वो सीनियर राजयोगी हैं, बहुत ही जो है वो एफिशिएंट हैं। दिस इज बिकॉज इसलिए इनकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोफिशिएंट है, इनकी वर्च्यूज से ये फुल है और इसमें कोई भी कमी नहीं है, नो कोई डेफिशिएंसी नहीं है। इनका जो डिटर्मिनेशन काफी है इनके अंदर और ये लेनियंट है। जीवन में सफलता के लिए जो दृढ़ता है वो कोएफिशिएंट है इनके जीवन में। वी कैन जो ये इंडीड बेनिफिशिएंट हैं मोह और अटैचमेंट के कारण। हम बहुत ओमनिशियंट हैं, लेट्स तो हम कंटेंट और जो हमारे पास है उसमें हम कंटेंट और सफिशिएंट हैं। हमने डिसेंसी को भी पहले कवर किया है। हम सिस्टर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सिस्टर क्लाउडिया। Good morning. It's so nice to have you with us. It's an honor. And actually, adding to what Manoj Bhai was saying, you start the Raj Yoga in Canada too, especially in Vancouver, when you plant the seed with Sister Sandru. And this year we are celebrating 50 years of the service in Canada. So then, of course, your name come in our mind when we think about this 50 years. So, and by being so efficient, I think we are going to learn a lot from you today. And I know you quite well how efficient you are in everything you do. So thank you for coming to be with us today, and most welcome, most welcome. Thank you very much, Claudia. Well, it's really my honor to be here with you. And 50 years goes by in a flash, doesn't it? So, Om Shanti from each of us here. We are welcoming you with this beautiful bouquet of flowers. Thank you so much.
you. Thank you so much. Beautiful. So thank you so Yeah. much. Yeah. So before we go on to the talk, a few housekeeping instructions as always. Please click on the interpretation icon in the bottom panel to select the language you want to listen into. And as always, the talk would be for an hour almost, 55 minutes to an hour. And then you can start pouring your questions onto me in the chat box. And we'll ask Sister Denise then. So it's all yours. Thank you. Thank you very much, Dr. Manoj. Well, efficiency. So, I was thinking that efficiency is talked about in physics in terms of machines, physics and technology, that a machine is efficient if you get as much energy out of it as you put into it, but very few machines are more than 50-60% efficient. So looking at efficiency in terms of machines, and in spirituality, we have something called the machinery of the drama, which I will talk about a little bit. And we also have the machinery of karma. So not many people think about karma as a machine, but it is. And looking at it as efficient, 100% efficient, probably it's 100% efficient. And that's a very intriguing kind of approach to efficiency. And then ओम शांति सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सो मशीन में हम एफिशिएंसी की बात करते हैं कार्य क्षमता की तो ये जो ड्रामा चल रहा है बहुत बहुत समय से ये जो ड्रामा है अब ये ड्रामा जो है वो फिर से रीसेट होना है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है एफिशिएंसी का कभी कभी हमारे पास मशीन होती है तो टाइम और स्पेस की जब हम बात करते हैं जो भी समय के हिसाब से कार्य करता है तो वो उसके अंदर उसके अंदर उसकी क्षमता कम होती जाती है जब से हम ह्यूमन हिस्ट्री की रेस की देखें कि there is this concept of progress and development. So things should be becoming more and more efficient from that angle. चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती जा रही हैं अगर हम देखें आध्यात्मिकता के हिसाब से जो ड्रामा है ये सब्जेक्ट है एफिशिएंट है तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को देखना है जो इंडिया से बाहर नहीं गुनास तो सब कुछ जो है वो प्योर और सतो प्रधानता से शुरू होता है और धीरे धीरे कम होता जाता है गुणों में राजसिक होता है और राजसिक के बाद तामसिक बनता जाता है तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर इंसानों का उदाहरण दे तो सबसे पहले जब हम बच्चे होते हैं प्योर होते हैं सतो प्रधान होते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं पीक पर पहुंचते हैं तो हम अपने कार्य में और प्रभाव के द्वारा हम राजसिक बनते जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ आते हैं तो और जो है हमारी जो शक्तियां हैं हमारे गुण कम होते जाते हैं और अंत में हम तमो प्रधान बन जाते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है उसके बाद डाइवर्जन है हम कहें कि साइंटिफिक कि एक तो स्पिरिचुअल व्यू है और साइंटिफिक व्यू है जीवन का तो जो साइंटिफिक व्यू है उसमें वो हमें कहते हैं कि तुम डेड हो गए यानी मर गए लेकिन हम आध्यात्मिक तरह से देखें तो
ये एक निरंतरता चलती जाती है, जो ये समय का चक्र है जिसमें कि आत्मा जो है वो बार बार जन्म लेती है, कभी पुरुष के रूप में और कभी स्त्री के रूप में। और पूरी तरीके से देखा जाए तो नीचे नीचे जो है वो एक डिक्लाइन होती जाती है शक्ति। ये जो समय का चक्र है ये बहुत एफिशिएंट होता है, इसकी कार्य क्षमता अच्छी होती है। जब ये जब से ये बहुत से पुराने समय पर पहुंच जाता है तो फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन की तरफ आता है। तो ये बहुत बहुत रोचक है, बहुत ही एफिशिएंसी का एक रोचक एंगल है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग जो हैं वो जो साइंटिफिक रिसर्च को बहुत ज्यादा जानते हैं, जिसमें इनकी कामना होती है, इमॉर्टेलिटी होती है। जब आप मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इमॉर्टेलिटी, अमरत्व खत्म हो जाता है। तुम्हारे पास कोई भी डेटा नहीं होता, अपने आप को हम अमर महसूस करते हैं। आध्यात्मिकता में हम अमर होते हैं। पूरा एफिशिएंट होने के लिए हमें I think जो that's आध्यात्मिकता और साइंस, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो एक और आइडिया है एफिशिएंसी के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में, जो कि बहुत लॉजिकल है। ये जो निरंतरता है, जो हम आध्यात्मिकता से देखें, जो ये कहती है कि हम शुरुआत में तो आइडियल होते हैं, संपूर्ण होते हैं, जो है प्योरिटी, पीस, पावर और लव होती है। जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम अपने कर्म में आते हैं, अपने शरीर द्वारा कार्य करते हैं। इस समय के इस तरह से देखा जाता है तो एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम हाईएस्ट फॉर्म में होते हैं, उसके बाद हम लोएस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। जब हम लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो एक डेज होता है एक्स माकिना। तो ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है जो बार बार यूज होता है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, अ, ये बताने के लिए कि एनर्जी के लिए कि एनर्जी जो है वो बाहर से आती है और सिस्टम को दोबारा से रिस्टोर करती है। आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए जो ऊर्जा है वो जो सोल और मैटर को अपने ऑप्टिमल स्टेज तक लेकर आती है योग के द्वारा। ये एनर्जी जिसे हम कहते हैं परम पिता परमात्मा की एनर्जी है, जो कि कभी कम नहीं होती, जो कि बहुत ही अमेजिंग एफिशिएंट मशीन बनाती है, जिसे हम परपेचुअल मोशन कहते हैं। साइंटिस्ट, एक्मेलिस्ट, वो ये कहते हैं कि जो सत्यता की खोज में है, वो ये कहते हैं कि परपेचुअल मोशन की बात करते हैं। किसी ने अभी इसको प्राप्त नहीं किया है। अगर आध्यात्मिकता के तरीके से देखा जाए तो ये हमें दिया गया है। जब आप मशीनरी को देखते हैं, ये जो है वो कम होती जाती है। इस ऊर्जा के द्वारा
बाहर से जो ये ऊर्जा आती है हमेशा मनीषीन हमेशा अपने लोएस्ट फॉर्म में पहुंचती ही है, अपने हाईएस्ट पॉइंट से। लिए ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट है। तो ये परपेचुअल मोशन का टॉप सीक्रेट है। तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं? अगर हम इसको आध्यात्मिकता के तरीके से देखें या इसको मेटाफिजिकल और साइंटिफिकल तरीके से देखें, ये दोनों ही एंगल्स को सेटिस्फाई करती है। तो जो हमारे पास समय है, हम इसमें डिटेल में जानकर इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही कहना चाहूंगी बेसिकली कि ये मशीन जो है, जिसमें कि समय का चक्र है, जो रेनोवेट होती है हर एक चक्र में। जब चक्र खत्म होता है फिर वो चक्र दोबारा शुरू होता है। मैं ये कहूंगी एक और मशीन है जो जिससे हम सीखते हैं, आध्यात्मिकता में सीखते हैं, वो मशीनरी है कर्मा की मशीनरी। कर्मा जो है, इसको इंटरनेशनली इस शब्द को हम सभी जानते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, जिस इंग्लिश में इसका मतलब एक्शन है। बहुत ही फ्लॉज एक्शन में होते हैं। कोई भी फिजिकल एक्शन हम जब करते हैं तो कोई भी एक्शन कर्म जो है वो एक्शन कोई भी कर्म होता है। इसलिए जब भी हम कोई कर्म करते हैं उसका विपरीत रिएक्शन जरूर होता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन में ये उस कॉन्टेस्ट में है कि जब इसका डिटेरिएशन होता है, मतलब वो चीजें अपनी एनर्जी में कम होती जाती हैं समय और स्पेस के हिसाब से। तो जैसे कोई कर्म होता है उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे एनर्जी कम होती है। हमारे पॉजिटिव कर्म होते हैं, कर्म विकर्म और सुकर्म होते हैं। तो ये एक कर्म एक इक्वेशन होते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ कर्म जो कि है वो बहुत गुह्य है और कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मशीन की तरह हम कह सकते हैं। जैसे प्रोसेस होता है साइकिल का, समय का, स्पेस का, उसको हम मशीन कहते हैं। हम जो स्टडी करते हैं स्पिरिचुअल में, जो मशीनरी है, कर्मों की जो मशीनरी है वो बहुत रोचक है। जब हम अंत में आते हैं इस चक्र के और दूसरी साइकिल जब शुरू होने वाली होती है, कर्म जो है वो ये ह्यूमन बीइंग से बहुत कनेक्टेड होते हैं। जैसे जानवरों को अगर हम देखें, इंसानों के पास बहुत सारी चॉइस है, प्रेरणा है जो कि डिफरेंट है जानवरों से। जैसे उदाहरण के तौर पर जो जानवर हैं वो किसी फिलॉसफी या किसी कर्मा में नहीं आते हैं, वो नेचर के लॉज के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो इंसान हैं, हम मैमल्स हैं, हम आध्यात्मिक तौर पर अलग हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो हम हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी है। बर्ड, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, इनके अंदर ये जिम्मेवारी नहीं होती। इस सेंस में अगर देखा जाए तो हम ह्यूमन बीइंग्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते एनिमल की जैसे। हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है मैमल्स हैं, तो वो एक जानवर की कैटेगरी में, लाइक एनिमल किंगडम में आते हैं जब उनको हम बायोलॉजिकली देखते हैं। लेकिन अब उनकी इंटेलिजेंस देखें तो वो डिफरेंट होती है। तो कर्मों का जो नियम है ह्यूमन के ऊपर ही अप्लाई होता है।
वो खाली इंसानों पर ही अप्लाई होते हैं। तो हमें देखना है कि हमें अपनी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को देखना है इस आध्यात्मिक प्रैक्टिस के अंदर। जो हम कर्मों की फिलॉसफी जानते हैं, समय के चक्र को जानते हैं, प्रोसेस को जानते हैं, समय की जर्नी को देखते हुए, अलग अलग एजेस के द्वारा सिविलाइजेशन को देखते हुए, और हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय का जो समय है, जिसमें कि एक साइकिल खत्म हो रहा है और दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। तो जो कर्मों की मशीनरी है वो उस चक्र पर चल रही है, इसको भी रीसेट हो रहा है, इसको रीसेट होना ही है जीरो पर। कभी कभी कर्म हम जानते हैं कि जैसे बैंक बैलेंस होता है, हम अच्छे कर्म करते हैं, हम नेगेटिव भी कर्म करते हैं। अगर हम नेगेटिव कर्म करते हैं तो हमारे ऊपर कर्ज होता है। तो उन कर्जों को और अलग अलग तरह के दूसरे कर्म जो हैं वो हम दूसरों के साथ करते हैं। तो हम सीखते हैं इन सब के बारे में इस समय पर हम ये कॉन्फ्लुएंस है, ये संगम है दो चक्र का। ये टाइम ऑफ रेकनिंग जहाँ पर मशीनरी जो है कर्मों की बहुत ही तेजी से अपना कार्य कर रही होती है। हर एक का जो कार्मिक अकाउंट जो है वो जीरो पर लेकर आती है। तो जो आइडिया है कि एक साइकिल खत्म हो रही है और सब कुछ जो है वो वापस जीरो पर आना है। तो जब दूसरी साइकिल शुरू हो तो सब कुछ जीरो पे होगा। तो जीरो मतलब जीरो कर्ज, कोई भी कर्ज नहीं होगा। और वो समय जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस समय जब वो शुरू होगा तो हाईएस्ट एनर्जी होगी। उस समय जीरो हमारा बैलेंस होगा जब हम नेक्स्ट साइकिल में एंटर आएंगे। और उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर नीचे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जब देखा जाए, जब नई साइकिल की शुरुआत होती है तो अपने मैक्सिमम पर होते हैं। तो जब साइकिल का अंत होता है, उसके तरीके से देखा जाए, एक तरफ हमें पूरे आउटस्टैंडिंग जो हमारे डेट होते हैं हमें उसको सेटल करना होता है, और दूसरा हमें एक्युमुलेट करना होता है। बहुत सारे कर्म हमें करने होते हैं जो हमें हमारे लिए अच्छा भाग्य लेकर आते हैं। हमें अगर देखे तो, और अनुभव भी देखे तो, वो हमें पूरे चक्र, इस समय के चक्र में हमारे साथ रहते हैं और 1000 years तक। हम आत्माएं हैं इस मानव शरीर के अंदर। जब हम इस बहुत बड़े लैंडस्केप को देखते हैं, समय, स्पेस और एक्शन में, और देखें अगर हम लाभ और हानि के रूप में, और देखें कि मैं कौन हूँ एक कैरेक्टर की तरह, इस ड्रामा में मेरा क्या कैरेक्टर है, क्या मैं प्रभाव डालने वाला हूँ या प्रभावित करने वाला हूँ। तो ये सब क्या है इस बड़े लार्ज लैंडस्केप में अगर हम देखें तो। यदि हम बहुत एफिशिएंट हैं, हमारी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है समझ ज्ञान को, तो फिर हम जीत सकते हैं ना। और हम अपने सारे कार्मिक अकाउंट सेटल कर सकते हैं, और हम नए अकाउंट नहीं बनाते हैं, और हम ऐसे कर्म करते हैं
जो हमें बहुत हाई पोजीशन और हाई स्टेट में लेकर जाते हैं आने वाले साइकिल के अंदर। तो हम पर्सनल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो वो भी बहुत रोचक है। हम इसकी तरफ भी देख सकते हैं। हम अपने आप को देखते हैं पर्सनली इंडिविजुअल की तरह। हम देखें अगर एक सिंगल दिन में एक दिन जो है हमारा माइक्रोकोजन होता है। एक दिन में हम क्या करते हैं वो एक लिटिल वर्जन है। वो हम अपने पूरे जीवन में क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है वो एक दिन। तो सबका अलग अलग हो सकता है। अगर हम आध्यात्मिक अभ्यास में अपने देखें कि हमारा दिन 24 घंटे लंबा होता है और हमें वर्कआउट करना होता है कि हमें क्या करना है, किस समय करना है, किसके साथ करना है और कितनी देर तक करना है। और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें हमारे दिन में क्या होता है हम उसके पूरे इंचार्ज होते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी जो कार्य क्षमता है हमारी किस तरह से हम सरकमस्टेंसेस परिस्थितियों को हैंडल करते हैं, क्या वो हमारे ऊपर हावी होती है। तो हम डिसिप्लिन के तरीके से देखें तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन जो है वो कार्य क्षमता से बहुत जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है जनरली एक सोच यदि डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में है, तो वो डिसिप्लिन बना हुआ रहता है। हम एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, समय को वेस्ट नहीं करते। जब एनर्जी लॉस होती है उसको हम इनएफिशिएंट कहेंगे, यानी कार्य क्षमता नहीं होगी। तो अगर हम देखें कर्मों के एंगल से अपनी सोच से देखें कि हर कोई जो है वो समय के बारे में सोचते हैं। कभी कभी हम बहुत कॉन्शियस होकर सोचते हैं, कभी कभी हमारा मन भटक रहा होता है। तो कभी कभी हम दिन में स्वप्न देख रहे होते हैं, कभी हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, कभी हम किसी कार्य पर एकाग्र कर रहे होते हैं, कभी कभी हम किसी बात पर चिंता कर रहे होते हैं, कभी कभी हम समस्याओं से उलझ रहे होते हैं और कभी कभी हम शॉक्ड भी होते हैं। कोई आशा निराशा ऐसी चीजें हमारे मन में चल रही होती हैं। पूरे दिन की अगर सोच देखी जाए हमारे मन की अलग अलग स्पेक्ट्रम पर अलग अलग भावनाएं, अलग अलग सोच हमारी चल रही होती है। अगर हम देखें सोच के तल पर तो एफिशिएंसी मन की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अपनी कॉन्शियसनेस को यूज बेस्ट तरीके से हम कर सकें, अच्छी तरह से, एक्यूरेटली, एडिक्वेटली, इफेक्टिवली। तो जब हम दिन को शुरू करें तो वो सबसे अच्छा समय होता है। हम मेडिटेशन करते हैं और जब हम आध्यात्मिक अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो जनरली अगर हम कहेंगे कि हम अपने आप को सुबह 45 मिनट्स और 1 घंटे सुबह सुबह ज्यादा दें और मेडिटेट करें। जब हम मेडिटेट करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज पर मेडिटेशन करना है। इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस जो हमारी है, हम परमपिता परमात्मा से शक्तियां लेकर और हमें ज्यादा से एनर्जी ज्यादा लेनी होती है। जो भी व्यक्ति अपने अनुशासन में रहता है वो उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। जो अनएक्सपेक्टेड सरकमस्टेंसेस होते हैं उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। कोई कठिन समय आ गया, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है।
तो ये जो एनर्जी है मेडिटेशन से जो हमें मिलती है, इसको बहुत ही हाई क्वालिटी की एनर्जी होती है। जब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, अपने कर्मों को देखते हैं, सुकर्मों को देखते हैं, क्या हम दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं सेवा के अंदर, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एनर्जी जो है वो मेडिटेशन की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की होती है और जरूरी भी है। कार्य जिसकी ज्यादा होगी वो बहुत ज्यादा अटेंशन रखते हैं कि वो सुबह सुबह मेडिटेशन करें, और हमें अपने मन को बहुत अच्छे सुंदर विचारों से भरना होता है सुबह सुबह। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम आध्यात्मिक पढ़ाई करें सुबह उठते ही, वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। और इसके बाद हमें अपना पूरा दिन पड़ा है हमारे पास, जो भी हम अपने दिन में कार्य करते हैं वो सेल्फ केयर होना चाहिए और समझ होनी चाहिए कि हमारी ड्यूटीज कौन है, अपनी अपनी कार्य को हम करते हैं। तो ये जो ड्यूटीज हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, अगर हम इसे अच्छी तरह से करते हैं तो हमें कार्मिक क्रेडिट मिलते हैं। अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसको हम अच्छी तरह से नहीं करते हैं, तो डिस्प्यूट्स होते हैं। अपनी कर्मों को पूरा करने के लिए, अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, तो हम जब इसको पूरा करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हम कार्मिक डेट में चले जाते हैं, तो फिर हमारी सोच पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मेडिटेशन के द्वारा और आध्यात्मिक इनपुट के द्वारा तो हमारी जो नींव है वो बहुत अच्छी पड़ जाती है। सुबह सुबह जब हम करते हैं मेडिटेशन, पढ़ाई करते हैं, तो वो नींव बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। संबंध संपर्क भी बहुत अच्छे होते हैं इस सोच के द्वारा। और फिर जब हम दिन का अंत होता है तो और हम बहुत ही पूरा जो सोच है वो हमारी अच्छी बनी रहती है। पूरे दिन हम अच्छा सोचते हैं, बहुत स्ट्रांग और प्योर होता है। लेकिन अगर हमारे कोई कर्ज होता है हमारे जीवन में, तो हम अपने आप को नए चक्र के लिए तैयार करते हैं। बहुत सारे हमारे विघ्न आते हैं, कुछ डिफेक्ट्स भी आते हैं। एक और चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिक स्टडी में, कि हमें अलर्ट किया जाता है कि जब हम लोग हमारे साथ कुछ नेगेटिव करते हैं और वो हमारे अंदर चली जाती है उनकी, तो हमारे नेगेटिव कर्म बनने शुरू हो जाते हैं, हमारे मन में भी और हमारे दिल में भी। और इसलिए हमें बुरा लगता है, हम रिएक्ट करते हैं, अपसेट होते हैं, हम उनके साथ सहन हम उनके साथ एग्री नहीं करते, हम चिंता करते हैं। तो इस प्रोसेस में हमारी जो शक्ति है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम होती जाती है। जो अनुशासन है, कुछ अगर होता है तो हम अपने थॉट्स को बिल्कुल ही स्टॉप कर दें। जब हम इन थॉट्स इसमें संकल्प करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती है, कम होती जाती है। जो बदलने की, परिवर्तन की शक्ति है, उसमें हमें बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने अच्छे थॉट्स को, पॉजिटिव थॉट्स को बनाए हुए रखते हैं। जब हम अनुभव करते हैं कुछ भी नेगेटिव होता है और उसको हम नेगेटिव अपने अंदर ले जाते हैं, तो
तो उससे हमारी जो शक्ति है उसका निकास होता है। जब कुछ नेगेटिव बाहर से आता है, हम जानते हैं कि नेगेटिव है, लेकिन अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें और हम एक तरीका देखते हैं कि वो एडवांटेज है हमारे लिए या नहीं, तो ये नेगेटिव है एक एंगल से, जिस तरह से दिखाई दे रहा है या इंटेंशन से दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि अब हम परिवर्तन की शक्ति इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको देखते हैं कि इससे नेगेटिव से हमें क्या फायदा हो सकता है, इससे क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं। फिर इसको हम पॉजिटिव में बदलते हैं, अपनी आत्मा के अंदर इसको बदलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। फिर ये हमें आध्यात्मिक एनर्जी को हमारे ये खत्म नहीं करती है, क्योंकि हम इस शक्ति को अच्छी तरह से और एफिशिएंटली यूज करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं या हमें कुछ पीछे नहीं खींचता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, तरीका है। हम नेगेटिविटी को इस तरह से मैनेज करते हैं। अगर हमें ये नेगेटिव है, अगर हम उसको नेगेटिव देखते हैं, लेकिन परिवर्तन की शक्ति के द्वारा हम उसको बदल देते हैं। मे बी नेगेटिवली किया गया हो, लेकिन हम उसको अपनी परिवर्तन शक्ति से परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम बहुत अच्छे फूल रोज के उगाना चाहते हैं, गुलाब के, तो जो उसके लिए खाद है वो बहुत ही अच्छी चाहिए। वो एनिमल की खाद होती है, हॉर्स ड्रॉपिंग्स होती हैं या काउ ड्रॉपिंग्स होती हैं। वो कितनी गंदी होती है खाद, है ना। लेकिन जो उसके द्वारा फूल आता है गुलाब का, वो कितना सुंदर आता है, जो कि निकासित किया गया होता है जानवरों के द्वारा, लेकिन वो कितनी अच्छी खाद होती है उस फूल के लिए। इसी तरह से हम इस परिवर्तन शक्ति को इस्तेमाल करके नेगेटिव को बदलते हैं। बहुत सारे मेटाफोर्स हैं और सिंबल्स हैं जो हम आध्यात्मिकता में इस्तेमाल करते हैं। तो गुलाब जो है, तो इसी तरह से जो कमल पुष्प है वो भी एक तरासमा है होता है। जो लोटस का फूल है, फूल कमल का फूल है, वो हमें डिटैचमेंट दिखाता है, वैराग्य को दिखाता है। हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूट सिस्टम से जुड़े हुए हों, लेकिन फिर भी जो भी उस कमल पुष्प को देखता है वो बाहर की तरफ खड़ा हुआ होता है। देखते हैं कि वो कमल का पुष्प कितना सुंदर है, अकेले है, और जो सुंदरता है उस कमल पुष्प की वो लगातार बनी रहती है। पानी के अंदर भी वो सुंदर तरह से खिला हुआ रहता है। ये भी एक उदाहरण है कार्य क्षमता का, कि वो बहुत एफिशिएंट है। इसको हम डिस्कार्ड नहीं करते, यूज करते हैं। ये एक स्वाभाविक है, जो नेचर की शक्ति है। ये हमेशा रिसाइकलिंग होती है। क्या होता है कि चीजें धीरे धीरे डिके होती हैं और दोबारा से उसी से बनती हैं। तो हम भी अपने लिए यही करते हैं, लगातार हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम रिन्यू करते हैं और अपने आप में शक्ति भरते हैं। तो ये जो नेगेटिव चीजें हैं वो ये बहुत ही एफिशिएंट वे है, इसको हम अपनी सरकमस्टेंसेस को बदलते हैं। एक योगी जो होता है वो उसको कहा जाता है जो कि स्किल्ड होता है अपने कर्मों में, और कर्म जो है वो संबंधों के हिसाब से, संबंध के हिसाब से और
और हमें हमेशा जो है इंटरप्रेट करते हैं और हम चुनाव करते हैं। हमारे पास चॉइस होती है कि हम कि योगा हमें कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो टेंडेंसी क्या होता है, तो जो हम नेगेटिव परसीव करते हैं, तो ये कहा जाता है आध्यात्मिक पढ़ाई में कि हमें हमारी जो मन में है वो समता हो, जिसे हम इक्विनेमिटी भी कहते हैं, समता। तो ये एक एट्रीब्यूट है हमारी के लिए, कार्य क्षमता के लिए भी। हम बहुत सारी एनर्जी को खोते हैं और स्क्वायर वन में आ जाते हैं। हमें इसको दोबारा से हासिल करना होता है। तो कभी कभी अगर हम इसको कार्य क्षमता की तरह नहीं करते हैं तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं, और यदि हम छोड़ देते हैं तो हम वो प्राप्ति नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। तो एक होता है फेम और एक होता है डिफेमेशन, निंदा और स्तुति। अगर हम उसको फिर भी एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह लें, हम आध्यात्मिक जो नियम है उसमें कहते हैं, हम अंदर जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, और समय ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं कि ऑपोजिट होता है उसका, और हमारे डिफेमेशन होती है, निंदा होती है, और हम सुनते हैं हमारे बारे में बुरी बातें की जा रही हैं, और हमें बर्दाश्त करना होता है। क्यों? क्योंकि तुमने पॉजिटिव रास्ता अपनाया है। तो करने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, जब भी कुछ आए जो पॉजिटिव और मार्वेलस होता है, उसको हम एक आधार की तरह यूज ना करें, क्योंकि तुम्हें अनुभव उसका ऑपोजिट करना होता है, वो ऑपोजिट होना ही होता है। एफिशिएंट व्यक्ति जो है वो अपने अंदर पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं लेता, यानी वो अपनी महिमा को भी स्वीकार नहीं करता, और वो अपनी निंदा में भी वो स्थिर रहता है। तो हम कहते हैं कि कौन मेरा जज है। अगर हम ऐसे देखें, एक चीज जो है कि हम स्वयं ही अपने जज हैं, और हम अपने एक सुप्रीम जज परमपिता के सामने अपने आप को रखते हैं कि वो मेरा जज है। अगर इस जो सुप्रीम बीइंग है, जो परमात्मा है, वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तो तुम अच्छी हो, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, बहुत प्रिय हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देखते, उससे हम बहुत ज्यादा पफ्ड अप नहीं होते। जो जजमेंट हमें परमात्मा से मिलती है, लेकिन क्या होता है, दूसरे ह्यूमन सोसाइटी वो हमें कहती है कि तुम बेस्ट हो, या तुम अच्छे और या बहुत बुरे हो, उनके ऊपर, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर हमें रिलाय नहीं करना होता। कभी वो अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है, कभी महिमा और कभी स्तुति होती है। ऐसी स्विंग पर हमें अपने आप को नहीं डालना है। जब हम अटेंटिव होते हैं अपने कर्मों के ऊपर, तो हम अपनी समझ से हर कार्य को करते हैं, लेकिन कोई इसे नहीं पसंद करता, तो उसका मतलब वो तुम बुरे नहीं हो, उन्होंने उसको पसंद नहीं किया। तुम अच्छा करते हो क्योंकि तुम समझ गए हो कि सही क्या है, और तुम उसको करते जाते हो, अपने नियमों को बनाए रखते हो, अपनी इंटेग्रिटी को बनाए रखते हो। तुम कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं लेते, निंदा भी नहीं लेते, और महिमा भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये एक फिक्शन है। तुम अपने को ऐसी परिस्थिति में नहीं डालते कि जहां पर अपनी हम आध्यात्मिक एनर्जी जो है वो लूज करना शुरू कर देते हैं, अगर हम नेगेटिव फीडबैक को अपने अंदर समा लेते हैं। एक और बात होती है कि सक्सेस और फेलियर, सफलता और असफलता।
तो हमें देखना है कि सफलता क्या है। Many people's success is ज्यादातर लोगों के लिए what you set out to achieve materially. जब हम You may make a lot of money. जब हम कोई मटेरियल हमें मिलता है, कोई हम बनते हैं या कोई मटेरियल हमें ज्यादा बनते मिलते हैं, तो ये सक्सेस के आइडिया होते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए, इसकी क्राइटेरिया अलग अलग है। हम कहते हैं कि मेरे लिए सफलता है कि हम बैलेंस्ड रहें, संतुलित रहें। मेरे लिए क्या है कि एक दिन जिसमें कोई भी वेस्ट या नेगेटिव थॉट मन में ना आए, वो है सफलता। सफलता को बनाए रखना वो हमारी अवस्था से आती है, जिससे कि हम उसमें जुड़े हुए रहते हैं। ये बहुत ही इनविजिबल सफलता होती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, लेकिन ये सफलता हमारे और हमारे बीच पर में होती है। शांति। हम दूसरों के साथ में बनाते हैं। हम किसी पर डिपेंड नहीं हमारे ऊपर कोई निर्भर नहीं होता, तो हम एक फ्री होते हैं, यानी स्वतंत्रता महसूस करते हैं। हम अप्स एंड डाउन्स से भी अलग होते हैं। तो इससे हम एफिशिएंट बनते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका मतलब हम गेम को अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें प्रायोरिटी क्या है। हम समझते हैं कि मैं कौन हूँ, और ड्रामा को समझते हैं अच्छी तरह से। ये जो प्ले चल रहा है, अपने मूव को देखते हैं। हम एक समता में रहते हैं, स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी में रहते हैं। अपने आप को हम फ्री रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं। बहुत इजी है। हमें अपने आप को स्वतंत्र करना है, स्वतंत्र रहना है, सभी के साथ इजी रहना है। और अगर हमें अकेले रहना है तो भी हम अच्छे हैं, और अगर सबके साथ रहना है तो भी हम अच्छे हैं। अगर कुछ सही नहीं चल रहा तो भी हम अच्छे रहें, और कुछ अच्छा चल रहा है तब भी हम अच्छे रहें। तो ये बैलेंस जो है वो, इससे हम अपने पुराने खत्म करते हैं और हम नए के लिए तैयार होते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। और मैंने मशीनरी बताई इस ड्रामा की, बहुत बड़ी है, जो कर्मों की मशीनरी बताई, और एक समता की जो अवस्था है उसके बारे में बताया। तो जब संतुलित होता है कुछ, तो मशीन जो है वो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। एक कॉर्पोरेट पर्सन जो है वो एफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा कार्य करता है। मैं कहूंगी कि हम इसका जो दूसरी एस्पेक्ट है वो हम इसको देखें। थैंक यू बहुत बहुत आपका। ओम शांति। थैंक यू। आपने ये बहुत 3 बातें बताई हैं, बहुत अच्छी। जैसे हमें पता लगा पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आध्यात्मिक हैं, वो एफिशिएंसी को बहुत गहरे लेवल पर समझ रहे हैं। ड्रामा, इस साइकिल और कर्मा, इसको हम समझ रहे हैं। समय, कर्म और ड्रामा जो है वो है। कुछ प्रश्न हैं इस कर्मों के उसमें, क्योंकि आपने बहुत पेंडोरा का बड़ा बॉक्स खोल दिया है। हमारे पास पूरा समय है, बहुत सारा समय है। मैं प्रश्न वाला लूंगा कि डॉक्टर हैं जो पूछ रहे हैं कि वो बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत फेमस हैं,
उनको बहुत मटेरियलिस्टिक मनी भी उनके पास है, वेल्दी हैं वो कह रहे हैं जो कार्मिक अकाउंट की बात आपने कही कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत मनी दी है, क्योंकि वो सर्जन है, सर्जन जो हैं वो बहुत ज्यादा उनको पैसे वो कमाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या मेरे पास बहुत सारे कार्मिक अकाउंट इन लोगों के साथ जुड़ गए हैं जिनको मैंने अपने कंसल्टेशन के लिए, क्या मेरे इन सभी के साथ, जैसे एडवोकेट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोफेशंस हैं जहाँ पर इनको दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे? जब हम जब हम कोई बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, तो उस पर वो अग्री करते हैं। और जो आपका क्लाइंट होता है, जैसे हम कहते हैं कि मेरी ये स्पेशलिटी है और मैं आपका ब्रेन ओपन कर सकता हूँ, मैं ट्यूमर निकाल और मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, और या मैं अपनी चेस्ट आपकी ओपन करके नया हार्ट लगा सब, बहुत ही ये हाई स्किल है। ये कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। आपने इतनी पढ़ाई करी है, आप इतने स्किल्ड हैं, तभी आप ये काम कर पाते हैं। तो इसलिए इस समय बिजनेस के तरीके से भी देखें तो हमें समझना होता है इसको, तो क्लाइंट भी समझता है, तो इसमें एक एग्री करते हैं वो इतनी मनी पे करने के लिए। तो इसमें कोई कार्मिक अकाउंट की बात नहीं है। आपको एक बात बताती हूँ कि एक व्यक्ति था, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री थी, वो सर्जन थे और उन्होंने उन्होंने एक प्लास्टिक ट्रैकिया बनाया जो गले में लगता है। वो बहुत फेमस हो गए क्योंकि वो सभी को कन्विंस कर पाए मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर कि जो ट्रैकिया जो उन्होंने बनाया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो हर एक व्यक्ति जो था, बहुत जो ऐसे व्यक्ति जो डाई हुए, उनकी वजह से कई जो उन्होंने ट्रैकिया दूसरे क्लाइंट से लिए, तो उन्होंने वो कार्मिक अकाउंट उनके साथ बनाया। तो ये बहुत आसान है दूसरों को देखना और दूसरों को धोखा देना। जब उनसे हम पैसा लेते हैं धोखा देकर, तो फिर जो है वो कार्मिक अकाउंट होता है और कर्मों का बोझ चढ़ता है हमारे ऊपर। ये जो व्यक्ति जो था, फिर इसको सजा मिली और ये तो ऐसा तो होता ही है कि तुम पकड़े जाते हो जब हम कुछ ऐसा गलत काम करते हैं। Be born in a very, very terrible situation, which is the तो automatic. वो एक बहुत ही उनके ऊपर जो है वो गलत कर्मा की है, वो आती है, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। किसी को हम धोखा नहीं दे सकते आध्यात्मिक तरीके से, क्योंकि वो दिखाई देती है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो जो ह्यूमंस के द्वारा न्यू लॉज बनाए हुए हैं वो तो बदल लेते हैं हम, लेकिन जो ये प्रकृति के नियम बने हुए हैं उसके आधार पर हमें, तो मैं कहूंगी जो डॉक्टर्स हैं और लॉयर्स हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बहुत अच्छे कर्म करते हैं। वो कई जो हैं वो प्रो बोनो वर्क भी करते हैं। वो मेडिकल सर्विसेज या लीगल सर्विस करते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर हम क्या कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। जो लोग जो हमारी फीस को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जो डॉक्टर और लॉयर यदि आप हैं,
बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो ये इंडिकेशन है कि तुम इस तरह का पुण्य कर सकते हो जो लोग आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मदद करके। उनसे कोई लाभ ना होने के पर भी आप उनको जो है वो मदद कर सकते हैं। तो ये कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये पुण्य कमाने का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। So it's not a karmic account. But the आई question here ओपनर is है, one तो ये patient कोई who's going to कार्मिक doctor shopping, तो who's प्रश्न shopping to है, me and going to 10 other people as जो well. व्यक्ति But है he's getting operated वो by एक some की जगह XYZ 10 doctor. डॉक्टर So देखता is है, that तो directly not a लेकिन karmic उसका account? Is ऑपरेशन that a XYZ karmic account? से अपना ऑपरेशन कराता है, तो क्या उसका कार्मिक अकाउंट उस पर? मैं कहूंगी नहीं। किसी भी बिजनेस में, किसी भी कार्य में, जैसे हम घर खरीदते हैं, हम बहुत सारे घर देखते हैं, वो बहुत अच्छे है, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ गलत होता है, कोई प्लम्बिंग या बीम रॉन्ग होती है, या रूफ नहीं अच्छी होती है, या कोई प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीजें होती है जब हम घर, तो हमें इधर उधर तो देखना ही पड़ता है। तो ये तो नॉर्मल बात है। तो मेडिकल डॉक्टर के साथ हम ये कहेंगे कि ये बहुत कॉमन बात है, हम सेकंड ओपिनियन, द थर्ड ओपिनियन लेते हैं। मैं टेस्ट पर जाती हूँ, कोई टेस्ट कराती हूँ कि, और मुझे कहा जाता है कि मैं 6 हफ्ते में मर जाऊंगी, मुझे कैंसर है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा ओपिनियन लेते हैं। तो ये बहुत लॉजिकल है और बहुत सिंपल है, लेकिन इसको अगर कोई एक्सट्रीम पर लेकर जाता है, तो अगर हम किसी मेडिकल फैसिलिटी को, मेडिकल जो हमें हेल्प है, उसको हम अब्यूज कर रहे हैं, उस लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना है, वो अब्यूज में आ जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म है। So coming to the next question again on karmic तो accounts, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। again, we are in relationships with people. जैसे Challenging हम लोगों के साथ relationships संबंध है, in India. हमारे Mother-in-law, चैलेंजिंग होते हैं, So कि this जैसे patient सास is और asking बहू का that रिश्ता how do I know है। that ये बहन पूछ रही there हैं is कि anything going on between my mother-in-law अगर or मेरे और something मेरी going मदर इन on लॉ going के on, बीच or am I चल रहा closing है, everything? तो क्या मैं अपने हिसाब किताब खत्म कर रही हूँ या मैं नए बना रही हूँ? तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो आप कुछ ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो मनुस्मृति। नहीं, मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा मनुस्मृति। मैं इंडिया से बहुत ज्यादा संपर्क रखती हूँ, लेकिन मैं यूरोपियन बैकग्राउंड से हूँ। मनुस्मृति का मतलब है, इस मनुस्मृति के बारे में काफी बात की गई है। अगर तुम उसको देखोगे तो ये बहुत बायस्ड डॉक्यूमेंट है। हाँ, ये जो है वो विमेन के अगेंस्ट है, डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट है। तो ये जो है वो पुरुष के ऊपर जो है वो मर्सी, पुरुष की दया के ऊपर जो है वो औरत होती है। तो जो सास और बहू का जो सेटअप है, उस सिस्टम के आधार पर है, जिसमें कि जो पुरुष प्रधान है। तो क्या होता है कि सास जो है वो अपनी पावर को बहुत यूज करती है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो डॉटर इन लॉ होती है, बहू, वो इसको अलाउ करती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बुरा कार्मिक अकाउंट बनाता है, जिसमें कि जो सोशल जो है वो बहुत इसमें हमारी मदद करती है। और मैं कहूंगी कि लॉज, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ हो, ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसको पढ़ा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हम जब यदि कंपैरिजन करें इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया और मनुस्मृति को अगर हम कंपेयर करें, मनुस्मृति में क्या है कि वो बायस्ड है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट है, वो फ्रेंच और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है 18th सेंचुरी के। तो ये जो है वो मच मोर इंक्लाइंड है, जो कि बात करते हैं फीमेल राइट्स की। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम जो सोसाइटी है जिसके अंदर रिवाज है वो बायस्ड है और उसमें तो हमें उसमें निगोशिएट करना होता है, हमें स्मार्ट होना पड़ता है और कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि तुम कौन हो। तो एक यंग लेडी के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे उसकी शादी होती है किसी व्यक्ति के साथ और वो अरेंज मैरिज में होती है, जो कि एक बिजनेस डील होती है फैमिलीज के बीच में, जिसमें लड़की जो है वो इस गर्ल का यूज किया जाता है, तो उसको वो मैनेज करना होता है। तो महाभारत में जो द्रौपदी की अवस्था है वो ऐसी ही होती है। अगर आप देखें कि द्रौपदी कैसे अपने आप को हैंडल किया उसने महाभारत में, और इसको अगर आप कंपेयर करें सीता ने अपने आप को रामायण में कैसे हैंडल किया, आप ये दोनों स्क्रिप्चर शास्त्रों में देखते हैं। रामायण में जो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है वो लोगों के ओपिनियन के द्वारा होती है। महाभारत में जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है, जिसमें कि आध्यात्मिक नियमों को लगाया गया, तो उसके लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ता है, हमें अपनी वैल्यूज को समझना होता है, आध्यात्मिकता के नियमों को समझना होता है और किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है, अलग अलग पर्सनैलिटी को इन सब परिस्थितियों में। तो फिर हम इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही रेयर व्यक्ति यह कर सकता है। ये ना सिर्फ कार्मिक अकाउंट है, जो सामाजिक नियम है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत स्मार्ट होना पड़ता है इसको मैनेज करने के लिए। कई लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो तुम्हारी एबिलिटी जो है इसको है गुड होने के लिए, अगर हम गुड होते हैं तो हमारे कर्म जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस एरिया में हमें बहुत स्किल होने की जरूरत है, लेकिन अगर यदि हम यूजलेस हैं इस एरिया में, तो हमें बहुत कुछ सीखना होता है इसको ओवरकम करने के लिए। तो इसके लिए हमें कार्मिक वीकनेस हो जाती है, तो कर्मों का जो है हमारे ऊपर बोझ भी होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अपनी सास और बहू के साथ। ये बहुत बहुत सिंपल नहीं है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो इसके लिए अपने आप को हमें समझने की जरूरत है, परिस्थिति को समझने की जरूरत है, और एक बहुत ही कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है परमात्मा के साथ, ताकि तुम्हें मदद मिल सके। दुनिया से नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक मदद जो हमें परमात्मा से मिलती है। मेरे अनुभव से देखा जाए तो इसको इस तरह से हैंडल करना चाहिए। एक और प्रश्न है, इसी प्रश्न से किस तरीके से हम, अगर किसी प्रोफेशनल ने कोई सर्विस दी है और उसकी पैसे नहीं पे करे हैं, तो किस तरह से उसको सेटल किया जा सकता है।
अगर हम योगी हैं, अगर आप योगी हैं तो आपके अंदर एक इंट्यूशन आ जाएगी कि अगर आप कुछ ऑलरेडी उसको ओ करते हैं, मतलब आपने कभी एक योगी की वजह से आप उस चीज को समझ पाते हैं, तो आप उसको जाने देते हैं, है ना। लेकिन यदि आपसे कोई, आपका कोई कुछ रखा हुआ है, कोई आपको ओ करता है, तो तुम्हें पता लग जाता है कि वो फिर अपने आप आकर आपको पे करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सूक्ष्मता है। अगर हम देखें तो कौन और किस तरह से अपनी फिंगर आप उस पर रख सकते हैं। जब एक जनरल एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो मैं अपने अनुभव से ये कहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति मुझे, मेरे के पास मेरा कर्जा है, तो वो कुछ ना कुछ अपने आप मुझे देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं किसी को ओ करती हूँ, यानी मेरे ऊपर किसी का कर्जा है, तो बहुत नेचुरल होगा मेरा उसको देने का। तो अपने आप जब वो कर्जा खत्म हो जाता है, तो हम देना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत इंट्यूटिव होना होता है, यानी कि हमें अपने आप ही ये पता लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे कार्मिक क्वेश्चंस हैं। एक और प्रश्न है, जो यूएस में बहुत सारे एबॉर्शन लॉज हैं, ये एबॉर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट, हमें इसके बारे में क्या कहना चाहिए। यूएसए में अबॉर्शन के जो लॉज हैं, क्रिश्चियन डॉक्टर से वो कहते हैं कि जैसे ही कोई महिला कंसीव करती है, तो उसमें आत्मा आ जाती है, उसमें सिर्फ एक ही जीवन होता है। तुम उसको नहीं मार सकते, क्योंकि उसको मर्डर कहते हैं, और उस मर्डर को क्राइम कहते हैं। और एक सरकमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति, लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है रेप के द्वारा। तो जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अगर तुम अबॉर्शन नहीं कराते, तो वो लड़की जो है वो बहुत बुरे सिचुएशन में फंस जाती है। पहले ही वो बैड सिचुएशन में है रेप के वजह से। इंडिया में जो परिस्थिति होती है वो अलग होती है। इंडिया में बहुत कॉमन है कि फीमेल फीटासाइड, फीमेल इन्फेंटासाइड, क्योंकि जो उनका कल्चर है वो वो लड़का बहुत चाहते हैं। तो पहले समय में क्या होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे, दूध समाधि बच्चे को कराया जाता है, मैंने ऐसा पढ़ा है। और वो दोबारा से जन्म लेती है और ट्राई कर सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है कि इस परिस्थिति में एक जो लड़की है वो एक प्रॉपर्टी है, किसी से शादी करती है, वो मदर इन लॉ जो है वो उसको कहती कि तुम्हें कोई राइट नहीं है लड़की को जन्म देने, तुम्हें सिर्फ लड़के को ही जन्म देना है। तो इसमें क्या होता है कि अबॉर्शन कराया जाता है, तो ये सीक्रेटली होता है, तो ये एक रिवाज की तरह बन जाता है। तो अमेरिका में अगर कोई अबॉर्शन है, तो फिर वहाँ पर रिलीजियस राइट से डील करना पड़ता है। पॉलिटिकली सारी कंट्रीज जो हैं वो राइट्स में जा रही हैं, जिसमें बहुत रेसिस्ट हैं और एबॉर्शन के अगेंस्ट हैं, बहुत प्यूनिटिव हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लॉज हैं जो मोरल नहीं हैं, बहुत सारी चीजें मॉरल हैं लेकिन वो लीगल नहीं है। हम अपने आप को लॉज से एग्री नहीं कर सकती, हम ऐसे नहीं कह सकते। अगर हम एग्री करें या ना करें, नियम तो सबके लिए एक ही हैं।
तो मेरे को लगता है कि जो परमात्मा हमें कहते हैं कि अगर हम लॉज को फॉलो करते हैं, हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में ले आते हैं क्योंकि जो आधार है, फाउंडेशन है अबॉर्शन, जैसे यूएसए में कंसीडर किया जाता है, ये पॉलिटिकल है। लोग जो हैं वो कंसर्न नहीं हैं, वो कंसर्न होते हैं जिसमें वो सही लगे और कि लगे कि वो सही है। तो ये डिफिकल्ट है इस प्रश्न का जवाब देना कर्मा के आधार पर, क्योंकि तुम रीति रिवाज के हिसाब से भी चल रहे हो और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी चल रहे हो। तो परमात्मा ने इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं। तो जैसे आपने कहा, इंडिया में इसको एनटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अबॉर्शन जो है जिस भी रीजन से वो आते हैं, जिसको हम फीटिसाइड कहते हैं, तो वो एक्ट के हिसाब से है। ज्यादातर अबॉर्शन होता जाता है तो उसको हम अबॉर्शन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास थोड़ा ही समय रह गया है। आपने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की है, तो बहुत सारे आध्यात्मिक लोग जो हैं वो साइंटिफिक भी हैं, लेकिन वो कॉन्वर्स हैं। साइंटिफिक माइंड जो है वो वेस्टर्न में है। जब मैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाता हूँ वेस्ट में, बहुत डिफिकल्ट है कि वो आध्यात्मिकता पर आए। वो आध्यात्मिकता पर निश्चय नहीं होता, उसको नहीं मानते हैं। ताकि जो हम क्या कर सकते हैं, जो साइंटिफिक लोग जो हैं वो भी इस आध्यात्मिकता को समझ पाए। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड में हैं, जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो आध्यात्मिक हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जो वाइफ्स हैं वो किसी को कन्विंस नहीं करना होता है जो कि ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज, तो परिस्थिति बदलती है, तो हम ओपन होते हैं। वो आपके पास आ सकते हैं और इंफॉर्मेशन के लिए किसी के ऊपर भी हमें कुछ भी इम्पोज करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा। एक और प्रश्न है, समय का चक्र। आपने एंट्रोपी के बारे में बताया, उसका एंटायर पूरा प्रोसेस बताया कि एनर्जी जो है वो परमपिता परमात्मा से आती है। राजयोग का मेडिटेशन में परमात्मा हमें पढ़ाते हैं कि मैं इंडिया में ही जन्म लेता, इंडिया में ही अवतरण होता है, कि तुम्हारा गॉड जो है वो पार्शियल क्यों है, क्यों हमेशा, क्यों वो इंडिया में ही आते हैं। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिक है। जो परमात्मा को बुलाते हैं वो इंडिया में ही ज्यादा हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविलाइजेशन की डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो कि बहुत सारे जगह पर समझी जाती है, तो इसको दोबारा से स्थापित करने के लिए ये एक चक्र जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जो सभी धर्म हैं वो इंडिया से ही निकले हैं। छोटी सी
इंडिया थोड़ा सा होता है और उसके बाद वो बहुत बड़ा होता जाता है, उसका एरिया भी बढ़ गया है। दूसरी कंट्रीज में इंडिया का जो रिलीजन है वो प्रीडोमिनेंट है। तो मैं सोचती हूँ कि परमात्मा ये नहीं कहता कि मैं इनका गॉड हूँ या इनका भगवान नहीं है। परमात्मा तो सभी आत्माओं का पिता है। तो जो हेवन बनता है, स्वर्ग की स्थापना होती है, उसमें बहुत थोड़े लोग होते हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए ना जहाँ पर सतयुग जो है आए, तो उसमें बहुत थोड़े लोग होंगे। मैं कहाँ पर हूँ, मुझे याद करो और मुझे पहचानो, मैं जैसा हूँ जितना हूँ, कि मैं रचयिता हूँ स्वर्ग का और ये मेरी रचना है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ड्रामा है, ये कहानी है। और अगर इस कहानी को आप कहीं भी लेके जाना चाहें, राइट, समय को देखते हुए मैं ये लास्ट प्रश्न कि आपने बात की परिवर्तन की शक्ति के बारे में, जैसे आपने लोटस का उदाहरण दिया, तो एक पावर ऑफ रियलाइजेशन है। वो व्यक्ति पूछ रहे हैं प्रश्न कि मेरी कॉन्शियस डेड हो गई है, कि मैं रियलाइज नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अबॉर्शन है, कि मेरी जो जमीर है, मेरी कॉन्शियस है, वो काम नहीं कर रही है। किस तरह से मैं इस शक्ति को अपने में जगा सकता हूँ? मेडिटेशन मदद करेगा। तो क्या करने की जरूरत है? मेडिटेशन आपको बहुत मदद करेगा ही। अपनी आवाज को अंदर की सुनने की कोशिश करें। कई बार इसकी ओवरराइड हो जाती है या हम इसको ओवरराइड कर देते हैं। वो खत्म तो नहीं होती, लेकिन हम उसको सुनना बंद कर देते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति, जैसे नॉर्मल दिन जो है वो जाता है तो उसकी कॉन्शियसनेस ओपन होती है। लेकिन तुम जानना चाहते हो अपनी वॉइस को और इसको अटेंटिवली और रेगुलरली, तो तुम्हें जो है एक एक्सीलेंट गाइड बनने की आवश्यकता है। उसके लिए मेडिटेशन सुबह के लिए बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस सिस्टर डेनीज। मैं सिस्टर क्लाउडिया से कहूंगा कि वो आपका शुक्रिया अदा करें। सिस्टर डेनीज, हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत ही डीप आपने हमें एस्पेक्ट समझाया। बहुत अच्छी कर्मक फिलॉसफी के बारे में आपने बताया, जो स्पिरिचुअलिटी 30 ईयर पहले की से थी और हमने जीवन उसी के आधार पर बिताना शुरू कर दिया। मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ कि जो कर्मों का नियम है, मैं हमेशा सोचती हूँ और ध्यान रखती हूँ कि मेरा कर्ज किसी के साथ कर्मों का रह ना जाए। जो भी हमने कर्जा लिया है वो यहीं पर ही सेटल हो जाए। जैसे आपने कहा कि माइक पहला एक दिन जो है वो माइक्रोस्कोप है मेरे जीवन का, तो हम एक एक दिन को इस तरह से जिए। तो ये बहुत डीप है, हमें देखना है और समझना है कि हमें स्टॉप करके देखना है और चेक करना है तो हम अपने क्या क्या कार्मिक अकाउंट में ऐड करने जाते हैं। तो अगला जीवन भी जो है, ये जीवन जो है वो इजी लाइफ हो, समय आसान हो, हमारा आसान से निकले। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, सराहना करती हूँ आपकी। मुझे पता है कि सभी ने आपकी क्लास को सुनना बहुत एंजॉय किया होगा और ध्यान रखेंगे जो पॉइंट्स आपको दिए गए थे। थैंक यू, मेरे लिए भाग्य की बात है सिस्टर क्लाउडिया। ओम शांति। थैंक यू।
इससे पहले कि हम क्लोजिंग मेडिटेशन पर जाएं, सिस्टर अनु जो हैं वो कुछ फोटोग्राफ भी खींचेंगी और अनाउंसमेंट भी करेंगी। Yeah, सो thank you, सिस्टर brother. अनु, थैंक यू ब्रदर। Earlier, as Sister Claudia mentioned, is very deeper aspects of जैसे karma. सिस्टर क्लाउडिया ने कहा, ये कर्मों की बहुत बहुत खुई गति है। और मुझे अच्छा कि आपने कहा कि Sister Denise, and quickly for the थैंक यू सिस्टर डिनीज और अनाउंसमेंट के लिए। So as we always do, our work जैसे हम अपने कार्य को एफिशिएंसी के बारे में जो वर्कशॉप होगी, सिस्टर मैरिलिन हमारे साथ होंगी। पहला घंटा हम एक्सरसाइज करेंगे, एफिशिएंसी को देखते हुए हम इसको करेंगे। और दूसरे घंटे में हम सिस्टर मैरिलिन हमारे साथ बातचीत करेंगे, जो बॉस्टन यूएसए से है। वो हमारे प्रोग्राम को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, हमें बहुत ही सुंदर बातचीत में लेकर जाएंगे और मेडिटेशन हमें कराएंगे। तो ये 23 मार्च को होगा सुबह इंडिया। So this the time has changed after daylight के हिसाब से टाइम बदल गया है, तो इसलिए आप इसको नोट करें। अब हमेशा सुबह 7 बजे होगा और हमारा अगला सेशन जो है वो होगा एपिसोड 87 प्रेरणा के ऊपर। और इसके लिए हमारे बहुत ही डियर ब्रदर राजयोगी ब्रदर एरिक एल्डरेस्ते, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारी के, और दूसरे एरिक लार्सन यूएसए से हैं। सो दोनों and हैं, वो यूएसए जो है एरिक है, जैसे आप देख रहे हैं। wonderful conversation that they do. So they will take us through a conversation on inspiration on 8th of July, Saturday, 7 a.m. West Coast, US, Canada. तो ये सैटरडे को होगा 8। Mark your calendars and you can check us अपने out, कैलेंडर को आप मार्क कर लें, Bihasa.in. bihasa.in। All the videos in different languages also. हमारे सारे वीडियोस अलग अलग लैंग्वेजेस में यूट्यूब चैनल पर हैं, बिहासा ब्रह्मा कुमारी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी अगर अपना वीडियो ओपन कर सकें तो हम पिक्चर ले सकें। तो हम पहले ही कर लेते हैं ताकि मेडिटेशन के बाद हम साइलेंस से इस प्रोग्राम को समाप्त कर सकें। यहाँ कैमरा काफी लोग ओपन कर रहे हैं। अगर आप फोटो में आना चाहें तो मैंने ले ली है सबकी पिक्चर। थैंक यू, आपका शुक्रिया। सिस्टर डेनीस के पास चलते हैं क्लोजिंग मेडिटेशन के लिए। Om Shanti. ओम शांति। Take a moment to turn deep इस पल में हम अपने भीतर चलते हैं and consider the self और अपने आप को to be right in the center of this अपने आप को इस drama. बड़े से शरीर में और इस बड़े से ड्रामा में, समय और स्पेस में स्थित करते हैं। In the complexity ये जो of इसकी humanity कॉम्प्लेक्सिटी है मानवता की, and the complications of karma. और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो When you're right in the middle, जब हम अपने प्रकृति के बीच में बैठे हुए हैं, in the eye of तो the इसका storm मतलब है ये आँख है and quiet. बहुत क्वाइट होते हुए, Returning to that original thought. तो मैं अपने उसी पुराने सोच की तरफ आगे बढ़ती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, I am at peace with what I understand.
And I accept मैं स्वीकार things करती that are chaotic, एक्सेप्ट करती हूँ कि जो चीजें beyond understanding. It is what it is. ये वही है जो ये है। So I am in the middle of all this, मैं जो है बीच में हूँ, but I am with the Creator. मैं I am with the light. I am with the मैं उस प्रकाश के साथ हूँ, मैं उस विवेक में हूँ। I don't waste thought. मैं कुछ भी अपनी सोच व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ। I allow everything to be what it is. मैं जैसा भी है मेरे साथ, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। Chapters of one drama एक ड्रामा के जो चैप्टर अब खत्म हो रहे हैं and the opening preparations of the next. और जो प्रिपरेशन चल रही हैं अगले चक्र के लिए, I am still. मैं स्थिर हूँ और मैं बहुत लाइट हूँ, मैं प्रेम हूँ। Om Shanti. ओम शांति, ओम शांति। Thank you so much once again. थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। Thank you. Thank you. Om Shanti. Thank you, ओम everyone. Thank you so शांति, much. थैंक यू, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर डेनिस।